नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज के खबरों को। देश का सबसे बड़ा बोर्ड कहे जाने वाले यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें कुल 52 लाख परीक्षार्थियों में से हाई स्कूल में 89.55% छात्र और 12वीं के 82.60% छात्रों ने बाजी मारी है। जहां बलिया के नरही अंतर्गत सोबंथा गांव निवासी शिवम गुप्ता ने इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर बलिया में टॉप किया है, वहीं यूपी में चौथा स्थान हासिल किया है। इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप करने के बाद शिवम के परिवार में खुशी की लहर दौड़ उठी है। रिजल्ट्स की जानकारी मिलते ही बलिया 72 सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी कैप्टन सिंह ने भी शिवम के घर पहुंचकर बधाई दी और खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बच्चे को आगे पढ़ने में आर्थिक के साथ हर तरह की सहायता के लिए वो और उनकी पार्टी खड़ी है। इस दौरान शिवम से भविष्य के टारगेट और आगे की पढ़ाई के बारे में पूछने पर शिवम ने बताया कि यूपीएससी में उसका लक्ष्य है। जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मुझे पहले से पता था कि इतना आ जाएगा और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। 4 सालों से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। यूपी बोर्ड में भी आपकी स्टेट में चौथी रैंक आई है, 97% हैं आपकी। जी तो किसको इसका श्रेय देंगे, कैसे पढ़ाई करते थे? जी मैं इसका पूरा श्रेय अपने अभिभावक बंधु, समस्त शिक्षकगण और मेरी खुद की मेहनत जो भी थी उन सबको देना चाहूँगा। जी कहा जाता है कि यूपी बोर्ड पूरे देश की नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, 100 साल से ज़्यादा पुराना, तो उसमें चौथी रैंक आपने पाई है। जी तो बलिया का पूरा नाम रोशन किया है। जी क्या कहेंगे माँ बाप के लिए, परिवार के लिए? माँ बाप परिवार के लिए यही कहेंगे कि माँ बाप ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मुझे उम्मीद है आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। जी आगे क्या सपना है आपका, क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं चाहता हूँ यूपीएससी निकाल लूँ, यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ। जी यूपीएससी में तो आगे किस तरीके से छात्रों को और जो जिनका एग्ज़ाम होना है उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ते थे? जी मैं 12-13 घंटे पढ़ाई करता था रोज़ और लगातार मैं 10th क्लास से ही इतना घंटे पढ़ते आया हूँ। जी और मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी जितना अधिक हो सके उतना अधिक कीजिए, इधर उधर कोचिंग पर फोकस मत कीजिए, यही कहना चाहूँगा। जी आपने कहीं कोचिंग वगैरह करी? नहीं, कहीं कोचिंग नहीं की। ठीक है। कितने आपके जो मार्क्स आए हैं? पीसीएम आपका क्या कोर्स थे, क्या सब्जेक्ट? पीसीएम में मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ थे और जनरल हिंदी था और इंग्लिश था। जी सबसे ज़्यादा आपको फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ ही है। क्या मार्क्स आए थे? उसमें हाई स्कूल में मेरा 2022 में 100 में 100 आए थे और इंटरमीडिएट में भी मैथ में 100 में 100 आए हैं। मेरा बेटा पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ता था, 10-12 घंटा पढ़ाई करता था, कहीं घूमने फिरने नहीं जाता था, केवल अपने पढ़ाई पर मन ध्यान दिया जाता। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, क्योंकि अगर माँ बाप बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करने लगते हैं तो कभी ऐसी ज़रूरत नहीं नहीं, हमको ज़रूरत नहीं है, अपने आप इसको अपने ध्यान दो। हाँ, पढ़ाई पर छोटे पर से ध्यान था इसको पढ़ने के लिए। हाँ तो आगे आप क्या चाहती हैं, कैसा लक्ष्य अपने बच्चे के लिए भविष्य देखती हैं? आईएएस बनाना चाहते हैं। आईएएस बनाना चाहते हैं। हाँ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को औरैया पहुंचे और अजीतमल क्षेत्र के जनता महाविद्यालय में एक सभा को संबोधित किया। आइए एक नजर डालते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन पर। मिलने वाले 27% आरक्षण में अब मुसलमानों को भी शामिल करके उनको इसका लाभ मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण होना चाहिए? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था, देश के संविधान निर्माताओं ने विरोध किया था, कहा देश धार्मिक आधार पर देश में आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन ये लोग धार्मिक आधार पर समाज को बांट करके देश के विभाजन की नींव रखना चाहते हैं। किसी भी स्वाभिमानी भारतीय को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये लोग अनुसूचित जाति के भी अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जब सपा और बसपा को समर्थन कर रही थी, तब
इन्होंने ऐसे कुत्सित प्रयास प्रारंभ किए थे। उस समय भी इन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। ये दोनों कमेटी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डाल करके उनके आरक्षण के लाभ से उन्हें वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का एक प्रयास था। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले अधिकार से अगर कोई वंचित करेगा तो सरकार के खिलाफ हम भीषण आंदोलन करेंगे। और तब भीषण आंदोलन हुआ था उस समय यूपीए कांग्रेस सरकार के समय की, गवर्नमेंट के समय। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यही बात कही है। उनके मैनिफेस्टो में खतरनाक बातें और भी है। उसने एक बात कही है कि वह देखो 1947 में देश को बांटे हैं लोग। देश को बांटने के बाद अब क्या कहते हैं, हम हर भारतवासी के संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा करके फिर उसका भी विभाजन कर देंगे। एक विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों की जो कमाई का संपत्ति होगी उसमें से आधी संपत्ति पर कांग्रेस और सपा के लोगों का अधिकार हो जाएगा। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे क्या? अरे बाप दादों ने आपके लिए 2 बीघा 1 बीघा खेती ली होगी, उसमें से आधे बीघा या 1 बीघा ये लोग कब्जा करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, एक और काम शुरू कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। आप मुझे बताओ, भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भोजन क्या अलग अलग है क्या? अब उनकी रुचि का कौन सा भोजन? हमारा बहुसंख्यक समाज गौ कसी नहीं करता है, गौ मांस नहीं खाता है। और ये चाहते क्या है कि मुसलमानों को गौ कसी करने की छूट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? कांग्रेस और सपा की क्या इस मांग को आप स्वीकार करेंगे क्या? क्या आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? और ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने के आदी भी है। कांग्रेस की जब सरकार थी और ये सपा बसपा के लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे उस समय, बहनों और भाइयों, आप याद करिए, तब कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, हमारे आराध्य देवों के अवतार पर, उनके अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना? कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है अभी भी? और काशी और अयोध्या की तो पूरी बारी हो चुकी। अब तो हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, ब्रज भूमि की तरफ चल रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है भारत की आस्था का सम्मान होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है भारत के अंदर एक समान नागरिक कानून को हम लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम व्यापारी और बेटी को सुरक्षा देंगे। और ये लोग जो आतंकवादियों के और माफियाओं के लिए फतिया पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, इनको 5 साल के लिए फिर से कहे कि जाओ भाई आप फतिया ही पढ़िए, हमें देश को आगे बढ़ाने दीजिए। अरे माफिया और अपराधियों के लिए फतिया पढ़ने से क्या देश का विकास होगा क्या? और इसीलिए बहनों भाइयों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जो भूतपूर्व कार्य हुआ है पूरे देश के अंदर, इसीलिए एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार। तो मोदी सरकार के लिए हमें प्रचंड बहुमत के साथ कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देना होगा। और बहनों और भाइयों, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय जनप्रिय नेता डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को फिर से इटावा
की इस लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बना करके उतारा है। बहनों और भाइयों, रामशंकर कठेरिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भारी संख्या में संत कबीर नगर से आए लोगों को बीजेपी ज्वाइनिंग कराया। सपा से पूर्व विधायक जय चौबे और ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया। सुनिश्चित हो गया है संत कबीर नगर में कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रचंड बहुमत के साथ वहां जीतेगी। जो जनता से जुड़ाव है, लंबे समय से आप अपने सामाजिक क्षेत्र में जनता के बीच में काम करते रहे, ऐसे सभी कार्यकर्ता भाई जय चौबे पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष संत कबीर नगर के आदरणीय बलराम यादव जी, सदस्य जिला पंचायत आदरणीय अजय शर्मा जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद खलीलाबाद आदरणीय जगत जायसवाल जी, जिला उपाध्यक्ष सपा आदरणीय कौशल चौधरी जी, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय मुमताज अहमद जी, पूर्व अध्यक्ष मगहर आदरणीय अश्विनी गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष प्रधान संघ आदरणीय जगदीश चौधरी जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय महेंद्र पासवान जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय दिनेश सिंह मन्नू जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ब्रह्माशंकर भारती गोस्वामी जी, शाहजहांपुर से आदरणीय बहन नीतू सिंह जी और कुआया के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय उपेंद्र पाल सिंह जी और गोरखपुर संत कबीर नगर से आदरणीय श्रीपद यादव जी, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं, अब आज से आप भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में शामिल हुए। पूरी ताकत और लगन के साथ अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे और मतदान को 100% मतदान कैसे हो इस बात में जरूर काम करेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हमें अपने मतदाताओं को घर घर जाकर के बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए योजना बनानी होगी। जो कि आप सब वरिष्ठ हैं, कई चुनाव लड़ा चुके हैं और चुनावी व्यवस्था को अच्छी तरह बखूबी संचालित करने की आपके अंदर क्षमता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रेप के मुकदमे में जेल में बंद तेज प्रताप ने बैरक के पंखे में गमछे में लटक कर की आत्महत्या। जेल प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तेज प्रताप रेप के आरोप में 13 अप्रैल से जेल में बंद था। जेलर के मुताबिक मुख्य आरोपी के जमानत पर छूटने के बाद से मानसिक तनाव में था ये मृतक। खबर बलिया से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें लगातार तेज होती नजर आ रही हैं। बलिया में लोकसभा चुनाव के तहत 7वें चरण में आगामी 1 जून को मतदान होना है। बलिया लोकसभा सीट पर सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां बीजेपी, सपा और बसपा ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद उनके विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं के स्वर मुखर हो रहे हैं। चर्चा है कि सनातन पांडे को सपा का टिकट मिलने से पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता निराश नजर आ रहे हैं। इस मसले पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता खुलकर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं की इस उदासीनता और निराशा से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराने का मन बना लिया है। सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष जमाल आलम ने पार्टी से टिकट बदलने की मांग की है। उन्होंने बलिया सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा की बात कही है। अभी जो लोग थे समाजवादी पार्टी में भी टिकट मांग रहे थे, क्या कहेंगे? सनातन पांडे को टिकट मिला है और अन्य लोगों का कटना, क्या वजह मानते हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का यह निर्णय है और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय हम लोग के लिए, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए सिरोधार्य है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को हम लोग अवगत भी कराने का काम किया है कि जैसे कि बहुत से लोग समाजवादी पार्टी से बलिया की टिकट मांग रहे थे,
लेकिन एक एक कार्यकर्ताओं के अंदर जो उमंग थी, जो हौसला थी, जो ताकत थी, वह सारे के सारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में नारद राय बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि इससे पहले भी जिला पंचायत का चुनाव हुआ। जिला पंचायत के चुनाव में नारद राय ने अपने हौसले से के बल पर समाजवादी पार्टी के झोली में जिला पंचायत की अध्यक्षी को डालने का काम किया। देखिए, समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी संगठन की पार्टी है, तो संगठन के सारे लोग निश्चित तौर पर उनके साथ रहेंगे, लेकिन जो हौसला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर होती है, जिस हौसले के जिस उमंग के साथ समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर करके कोई भी काम अगर समाजवादी पार्टी के विपरीत हो, जनता के हक में हो, जनता की आवाज़ में हो, तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर करके उस काम को मनवा लेने का काम करता है। इसलिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं का दिलो दिमाग नारद राय के ऊपर है कि नारद राय एक संघर्षशील साथी हैं, नारद राय एक संघर्षशील नेता हैं, उनका इतिहास भी गवाह है। जी, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से नारद राय का टिकट कटना और सनातन पांडे को टिकट मिलना, ये कितना नुकसान सनातन पांडे के लिए ये हो सकता है? देखिए, सनातन पांडे प्रत्याशी अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर हौसला नहीं है, और लोकसभा का चुनाव हौसले से जीता जाता है। लेकिन पिछले चुनाव में भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने इनके ऊपर दावा लगाया था। जो जीत का मार्जिन था बहुत कम था, कुछ वोटों से उन्होंने, कुछ हजार वोटों से उन्होंने चुनाव हार गए। क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार की जो चुनाव थी वो सपा बसपा गठबंधन की चुनाव थी, और उसमें भी आपके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अलग से चुनाव लड़ी थी। तो कहीं ना कहीं से हम लोग माइनस हो रहे हैं, उसको प्लस करना है, और प्लस हौसले से होगा। कार्यकर्ताओं के अंदर जब हम लोग हौसला पैदा करने का काम करेंगे, जज्बा पैदा करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता घर घर जाकर के जो लोग वोट भी नहीं दिए हैं उनको मनाने का काम करेंगे, उनके साथ चलने का काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाने का काम करेंगे। जब लोग अखिलेश यादव से क्या मांग आप लोग करना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व से कहते हैं कि आपके मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपका दिशा निर्देश है, जो आपका निर्णय है, वह सिरोधार्य है, उसको हम लोग तमाम एक एक कार्यकर्ता मानते हैं, लेकिन जो जज्बा है, जो हौसला है, वो नारद राय में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नारद राय को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। लोगों के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई रणनीति या कुछ तैयारी इस तरह के भी चल रहा है? देखिए, ये जो चुनाव है, हम तमाम कार्यकर्ता मजबूरी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हौसले से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व को यह निर्णय लेने के लिए निवेदन किया है कि आप पुनः विचार करने का काम करें, ताकि बलिया में ऐसा प्रत्याशी हो जाए जैसे कि नारद राय हो जाए। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के झोली में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी हौसले के साथ, पूरे बम्पर तरीके से नारद राय यहाँ से समाजवादी पार्टी के रूप में जीत करके जाने का काम करेंगे। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के जाजमऊ में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दहेज की मांग न पूरी होने पर गला दबाकर कर दी थी हत्या। विवाह 8 दिन पहले ही हुआ था। हत्यारोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कन्नौज लोकसभा चुनाव का मतदान 13 मई को चौथे चरण में है। इससे पहले ही मतदान का बहिष्कार होना शुरू हो गया है। ताज़ा मामला कन्नौज शहर के कृष्णा नगर मोहल्ले का है, जहां के बाशिंदों ने अपनी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लोकसभा चुनाव में मतदान न करने का फैसला किया है। मतदान के बहिष्कार को लेकर यहां के लोगों ने बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। इस मोहल्ले में करीब 100 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। यहाँ के रहने वालों की मानो तो उनको कोई बुनियादी सुविधाएं दी ही नहीं जाती। पानी और सड़क जैसी समस्याओं से यहाँ के रहने वाला हर व्यक्ति परेशान है। इसके अलावा यहाँ न तो कोई रोशनी की व्यवस्था है और न ही सड़क के अलावा पानी के निकास की। लोगों के रहने पर नगर पालिका तरफ से समय पर गृह कर और जल कर की वसूली भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद
समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। लगातार यह परेशानी 18 सालों से बनी हुई है। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है यहाँ? समस्या क्या है, यहाँ पर रोड नाली वगैरह किसी का विकास नहीं, ना स्ट्रीट लाइट है। बरसात में बच्चे घुटनों तक पानी में डूब के जाते हैं। अच्छा, आज आप लोगों ने बहिष्कार किया है, वोट नहीं थे? वोट नहीं वो समस्या का समाधान नहीं तो वोट नहीं। आपका क्या नाम है? क्या समस्या है यहाँ? यही है, रोड की समस्या है। अच्छा, तो वोट का बहिष्कार किया है, वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, जब रोड नहीं तो क्या है? रोड नहीं तो हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कैसे जाते हैं हम लोग, भेजने जाते हैं, लेने जाते हैं, कितनी परेशानी हो रही है। आप खुद ही घूम के देख लो, कहाँ है रोड? कहीं है रोड? कहीं नहीं है रोड। क्या नाम है आपका? आभा त्रिपाठी। क्या समस्या है? समस्या बस वही है, रोड और नालियाँ नहीं, पानी कोई निकास नहीं है। ये आप लोग क्यों इकट्ठे हुए आज? इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम लोग के बहिष्कार कर रहे हैं और वोट नहीं देंगे। इतने सालों से हम लोग वोट देते आ रहे हैं कि आज विकास होगा, आज विकास कुछ हो नहीं रहा। इस बार हम लोग बहिष्कार कर दिए हैं कि वोट हम लोग को देना ही नहीं है। क्या नाम है आपका? रानी मिश्रा। किस तरीके इकट्ठे हुए हैं आप लोग? हम लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम ये वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो, हम किसी को वोट नहीं देंगे। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।